हम सब लोग ये सोचते हैं हम भगत सिंह को जानते हैं, हम चंद्रशेखर आजाद को जानते हैं, पर क्या हम एक्चुअली में उनको जानते हैं? तो उसके बाद भगत सिंह ने बोल दिया कि मैं आगे से किसी भी डकैती में नहीं जाऊंगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी चंद्रशेखर आजाद को सामने जाके बोलना। भगत सिंह जो उस टाइम वो 24 साल के थे, तो भगत सिंह ने गन चलाई थी। और आप जो सड़कों पे चला रहे हो, जो गैंगस्टर चला रहे हैं, उनके फेसबुक पे 2-2, 2.5 लाख फॉलोअर्स हैं। और पिस्तौल, यह शब्द सुन के आपके मन में क्या तस्वीर आती है? पिस्तौल कोई व्यक्ति क्यों रखता है? अपनी आत्मरक्षा के लिए कोई व्यक्ति पिस्तौल रखता है, कोई किसी की हत्या के लिए पिस्तौल रखता है, तो कोई दिखावे के लिए पिस्तौल रखता है। लेकिन आज हम जिस पिस्तौल की बात करने जा रहे हैं वह कोई साधारण पिस्तौल नहीं है, वह भारत की क्रांति का प्रतीक है। कुछ लोग इस पिस्तौल को गांधी जी की लाठी से भी ज्यादा ताकतवर मानते हैं। यह पिस्तौल है शहीद भगत सिंह जी की, जिसकी खोज की है आज के हमारे सुपरस्टार लेखक जुपेंद्रजीत सिंह ने। नमस्कार सर, स्वागत है आपका प्रभात प्रकाशन के सुपरस्टार लेखक के हमारे कार्यक्रम में। सर, मैंने जब आपकी किताब पढ़ी तो मेरा सबसे पहले जो प्रश्न मेरे दिमाग में आया वह ये था कि हमारे देश में कई क्रांतिकारी हैं, लेकिन आपने भगत सिंह को चुना, उसके साथ ही आपने भगत सिंह की पिस्तौल को चुना, तो ऐसा क्यों? जी नमस्कार। मैं बहुत थैंकफुल आपका कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। प्रभात प्रकाशन जी ने मेरी ये किताब को छापा, तो आपका बहुत अहम सवाल है। भगत सिंह जी पंजाब के निवासी थे और इसलिए पंजाबियों को उनसे बहुत गहरा लगाव है। लेकिन वो सिर्फ पंजाब के हीरो नहीं, वो पूरे इंडिया के हीरो हैं। जहाँ कहीं भी हिंदुस्तानी है और जहाँ कहीं भी कोई भी रेवोल्यूशन लेके आना चाहता है, कोई भी गुलामी के खिलाफ लड़ रहा है, तो भगत सिंह उनके हीरो। तो उनके बारे में कहीं भी कुछ भी लिखा जाए, कुछ छपा जाए, कुछ फिल्में बने, कुछ भी हो, तो सब लोग बहुत उत्सुकता से देखते हैं। और ऐसे ही मैंने उनके बारे में बचपन से उनकी कहानियां पढ़ी हैं, उनके बारे में जो गीत हैं, जो बैलेड्स हैं, वो सुने हैं। तो 2005-06 में जब मैं लुधियाना में पोस्टेड था, पंजाब में इंडस्ट्रियल टाउन है लुधियाना, और उसके पास है एक पुलिस एकेडमी फिलौर में। ये जो पुलिस एकेडमी है ये इंडिया की सबसे पुरानी पुलिस एकेडमी है। 1860 ऑनवर्ड से ये एकेडमी चल रही है। तो कुछ अखबारों में 2005-06 में ये लेख छपे थे कि भगत सिंह जी की पिस्तौल इस एकेडमी में होनी चाहिए थी। ये वो पिस्तौल है जिससे उन्होंने 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश ऑफिसर सॉन्डर्स की हत्या की थी भारत की आजादी के लड़ाई के लिए। तो जज ने ये ऑर्डर किया था उनको फांसी देने के बाद कि ये पिस्तौल और उनके साथ जो, और तब मैं वहीं था, तो मुझे बहुत उत्सुकता हुई कि मैं वहां जाऊं। और मुझे बहुत उत्सुकता हुई इसको जानने के लिए, बिकॉज फिलौर पुलिस एकेडमी में वहां हर हफ्ते में एक बार जाता था। वहां सेमिनार्स होते थे, पुलिस ऑफिसर से बातें, कोई क्राइम की स्टोरीज की इन्वेस्टिगेशन की। लेकिन तब मुझे वहां पे कुछ ज्यादा नहीं मिला, तो ना ही मुझे कुछ ज्यादा परमिशन मिल सकी। तो उसके बाद 2016 में कुछ रिसर्चर्स पाकिस्तान गए और वो लाहौर कोर्ट से उन्होंने भगत सिंह के कुछ दस्तावेज उनको मिले, और वे फिर से बाहर आई कि भगत सिंह के साथ मिलती हुई बहुत सारी बात। उनमें से ये जिक्र था एक पिस्तौल का, और उन रिसर्चर्स ने बोला कि ये पिस्तौल लाहौर में भी नहीं है और फिलौर में भी नहीं है। लाहौर अब पाकिस्तान में है। जब ये बात हुई तब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही देश थे। तो तब से मेरी वो रिसर्च दोबारा शुरू हुई। और जी बिल्कुल, दूसरे जो क्रांतिकारी हैं उनके साथ की भी बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकता है गुम हो, जिनके बारे में मुझे इतना नहीं पता। मुझे मौका मिला किसी के बारे में कुछ ढूंढने का तो मैं जरूर ढूंढूंगा। पर ये जो भगत सिंह जी की पिस्तौल थी, ये बिल्कुल मेरे इमीडिएट एरिया में आती थी, जो मेरा एरिया ऑफ ऑपरेशन एज जर्नलिस्ट। तो कुछ मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स थे पुलिस डिपार्टमेंट में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, मैंने जम्मू कश्मीर में काम किया है, राजस्थान में काम किया है। तो फिर मैंने उन सबके साथ बात करनी शुरू की। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं इस पिस्तौल को ढूंढ सकता हूँ। और वैसे भी
भगत सिंह जी का नाम इतना ऊंचा है कि हम उनके बारे में पढ़ते हैं और उनके साथ की कोई भी चीज है और हमारे पास कोई सोर्सेज हैं उसको ढूंढने के, तो इसलिए मैंने इस पिस्तौल को ढूंढने की सोची। ओके, जैसे कि आपने अभी बताया कि कई रिसर्चर्स थे जो मतलब इसके लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, सुराग जुटा रहे थे, तो उनकी रिसर्च और आपकी रिसर्च में ऐसा क्या डिफरेंस था कि आपको पिस्तौल मिल गई लेकिन उन लोगों को नहीं मिल पाई? जी मैं लकी रहा हूँ। वो जो रिसर्चर्स थे वो बहुत ही मुझसे बड़े हैं, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं। जिन रिसर्चर्स को लाहौर कोर्ट में जाके परमिशन लेनी, एक्सेस लेना, ये बहुत बड़ी बात है और उन्होंने बहुत काम किया है। प्रोफेसर्स हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं। मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ जी, मैं तो एक छोटा सा जर्नलिस्ट हूँ। बस सिर्फ ये था कि किस्मत की बात है और थोड़ा सा शायद मैं सही मौके सही टाइम पे मैंने इसको ढूंढने की कोशिश की। मैं चंडीगढ़ में बेस्ड हूँ। चंडीगढ़ में पंजाब पुलिस का हेडक्वार्टर है, तो हम ऑलमोस्ट रोज नहीं तो एक दिन छोड़ के पुलिस हेडक्वार्टर जाते हैं। जो बड़े से बड़े अफसर हैं उनको मिलते हैं और थोड़े कांटेक्ट बन जाते हैं और जब हम उनको जाके समझाते हैं कि ये मैं रिसर्च करना चाहता हूँ और इस रिसर्च के लिए मुझे पुलिस डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, मुझे फ्लोर एकेडमी की लाइब्रेरी, उसका जो रजिस्टर्स हैं पुराने, बिकॉज 1860 से एकेडमी चल रही है और कोई भी दुनिया की एकेडमी हो, कोई भी सरकारी जो कार्यालय होता है उनका हर साल के रिकॉर्ड होते हैं, हर साल के रजिस्टर्स बनते हैं। तो ये बहुत जरूरी और ये मैंडेटरी बात है, हर जगह होते हैं, हर थाने का अपने रजिस्टर होते हैं। तो मुझे एक्सेस चाहिए था उन रजिस्टर्स के लिए। तो मुझे थोड़ा मैं बोलूंगा मैं बहुत खुशनसीब रहा हूँ और तो मैं चलता गया, मुझे लोग मिलते गए और दरवाजे खुलते रहे और ऐसे फिर पिस्तौल तक हम लोग पहुंच गए। अच्छा सर, जैसे कि आपकी पिस्तौल की खोज थी, आपकी पूरी एक इन्वेस्टिगेशन थी, तो आपको कब ऐसा महसूस हुआ कि आपको इस इन्वेस्टिगेशन को एक किताब का रूप देना चाहिए जिससे मतलब लोगों को पता चल सके इसके बारे में? यस ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जब मैंने इस पिस्तौल को इंदौर में ढूंढा तो और उसके बाद काफी न्यूज वगैरह भी छपी इसके बारे में, तो जब मैं वापस आ रहा था तो मेरे मन में था कि एज अ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मैं उसका एक अकाउंट लिखूं। छोटा सा आर्टिकल ही सोचा था मैंने शुरुआत में तो, और फिर मैं उसको जब मैं अपनी जो मेरी बैक जर्नी थी एरोप्लेन में, मैंने इसके बारे में एक पॉइंट्स लिखने शुरू करे। मुझे लगा कि मैं इसको एक बुक की फॉर्म दे सकता हूँ, उसकी मैंने चैप्टराइजेशन की। और पर जब मैंने एक्चुअल में, मैं सिर्फ ये चाहता था कि जो जर्नलिज्म के यंग जर्नलिस्ट्स हैं, जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, शायद मैंने जिस तरह इसको ढूंढा और तो शायद ये जर्नलिज्म स्टूडेंट्स को मेरी ये कहानी पढ़ के कोई फायदा हो और वो और बड़ी अपनी लाइफ में ऐसी चीजों को ढूंढे। लेकिन जब मैं एक्चुअल में उसको लिखने बैठा और मुझे याद है कि मैंने कंप्यूटर पे भगत सिंह लिखा, वो यहाँ पे पैदा हुए थे, ये उनका सफर था, एक उनके बारे में कहानी जब मैं चैप्टर लिख रहा था तो मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि क्या मैं उनको जानता हूँ। हम सब लोग ये सोचते हैं हम भगत सिंह को जानते हैं, हम चंद्रशेखर आजाद को जानते हैं, पर क्या हम एक्चुअल में उनको जानते हैं? हमारी नॉलेज लिमिटेड है जो उनके बारे में फिल्मों में दिखाया गया, जो रंग दे बसंती गाना गाया गया, हमें सिर्फ वो याद है। लेकिन उनका माइंड क्या था, वो कैसे माइंड वर्क करते थे, वो उनके इमोशंस क्या थे। तो इसलिए मैंने उनके बारे में जो भी मैं पढ़ सका, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इतना सागर है उनके बारे में लिखा गया तो मैं सब कुछ पढ़ सकता हूँ, नहीं। लेकिन जो भी मुझे मिला कहीं भी, मैंने वो पढ़ा और मुझे ये एहसास हुआ कि हम लोग उनको नहीं जानते। तो इस तरह से किताब तो थी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की, फिर वो बन गई उनकी जो पिस्तौल की उनके लिए क्या रेलिवेंस है। तो मैंने उसकी रिसर्च में उनमें ये पाया है कि उन्होंने लाइफ में सिर्फ एक ही बार पिस्तौल को यूज किया, ना उससे पहले ना उससे बाद। तो वो कितनी ज्यादा वैल्यू थी इसके ऊपर डालते थे, कितनी ज्यादा वैल्यू थी कि वो पिस्तौल को कैसे यूज करेंगे, कब करेंगे। इसलिए ये लिखना बहुत जरूरी हो गया। मैं ये नहीं चाहता था कि जो हमारी यंग जनरेशन है
और जैसे पंजाब में ड्रग्स और गैंगस्टर्स का बहुत ज्यादा कल्चर चल रहा है पिछले 7-8 सालों से, तो यहाँ पे एक कल्चर बन गया है कि गन रखना एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल हो गया है। गन को यूज करना, शादियों में गन चलाओ, थोड़ी सी खुशी हुई गन चलाओ, रोड रेज एक्सीडेंट हो गया गन चलाओ। तो भगत सिंह ने गन चलाई थी, और आप जो सड़कों पे चला रहे हो, जो गैंगस्टर चला रहे हैं, उनके फेसबुक पे 2-2, 2.5 लाख फॉलोअर्स हैं, और वो AK-47 और कौन सी गन्स लेके वो बैठे हैं, कोई वैल्यू नहीं है उसकी ना। तो मैं अपनी बुक के थ्रू ये सब उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि उनकी पिस्टल में और आपकी पिस्टल में क्या फर्क है। सर जैसे कि आपने बताया, इसलिए मैंने इस किताब को सर जैसे कि आपने बताया कि इस पिस्तौल की खोज में आपने कई लोगों से बात की, कई जगहों पर आप गए, तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, और आपको इस पिस्तौल की खोज में कितना समय लग गया? समय तो अगर देखा जाए दिनों में तो कुछ महीने लगे, और परेशानियां काफी हुई इसमें, बिकॉज परमिशन लेना सरकारी डिपार्टमेंट से कोई आसान काम नहीं है। और इवन जब मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, अभी भी हूँ, और तो उसमें ऑफिसर्स को ये लगता है पता नहीं ये क्या कहानी ढूंढ रहा है, पता नहीं उससे मेरा क्या नुकसान होगा, पता नहीं सरकार का क्या नुकसान होगा। तो एक धीरे धीरे एक ट्रस्ट बनता है कि ये सिर्फ भगत सिंह जी के लिए। लेकिन मुझे बहुत हेल्प की सुरेश अरोड़ा, जो डीजीपी थे पंजाब के उस टाइम। उन्होंने मुझे बहुत बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया कि आप जाओ, किसी भी ऑफिसर से मिलो, और कुछ कहीं भी आपको चाहिए आप वहां पे जाओ। तो ऐसे ही फिलौर एकेडमी, मैं चंडीगढ़ में पोस्टेड हूँ, तो फिलौर कोई 2-2.5 घंटे यहाँ से दूर है, तो मैं वहां जाता था। वहां के इंचार्ज थे कुलदीप सिंह, एडीजीपी हैं, पहले वो उस टाइम आईजी थे। वहां पे डीआईजी रविचरण सिंह बरार हैं, जो एक्स आर्मी ऑफिसर हैं। तो इन लोगों ने मेरी बड़ी हेल्प की। उसके बाद मालविंदरजीत सिंह जी वड़ैच हैं, जिनकी काफी बुक्स हैं, जिन्होंने सबसे पहले भगत सिंह की जेल डायरी को छापा उन्होंने, तो उनकी बड़ी हेल्प थी। तो ऐसे ही मेरी कोलीग है सारिका शर्मा ट्रिब्यून में, उन्होंने भी काफी आर्टिकल्स लिखे थे और लिखा था कि ये पिस्टल गुमी हुई है, तो उनकी भी बड़ी हेल्प थी। ऐसे से हेल्प थी, लेकिन मुश्किलात बहुत थे। फिलौर आना जाना भी हर वक्त पॉसिबल नहीं होता था। उसके बाद वहां पे जाके उन ऑफिसर्स को कन्विंस करना, वो भी मुझे लगता था कि बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज आफ्टर ऑल वो मुझे अपने स्टोर रूम में अपने वहां भेज रहे हैं। और फिलौर एकेडमी ऐसी है कि वहां पे काफी स्टोरीज छपती थी कि यहाँ से काफी पुराने वेपन्स और पिस्टल्स, गन्स को स्मगल कर दिया गया, उनकी चोरी हो गई और उनके फेक मॉडल्स वहां रखे हैं। तो वो उस बात को छुपाना चाहते थे। एक कहानी ये भी थी कि जो पंजाब में आतंकवाद का दौर था, उस दौरान जितनी भी AK-47 मिली हैं टेररिस्टों, वो सब के सब फिलौर के ग्राउंड में दबा दी गई। तो वो भी कहानी है, इसलिए वो जर्नलिस्ट को ज्यादा अलाउ नहीं करते हैं वहां पे। तो ऐसा था। फिर कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हुई, जैसे अब हमें स्टोर का एक्सेस मिल गया, लेकिन स्टोर के एक्सेस में वो जो हम उसको कौन से रजिस्टर से देखें, 1928 से देखें, 31 से देखें, लेटेस्ट रजिस्टर देखें, पिस्तौल आई भी थी कि नहीं आई थी, पहले ये क्वेश्चन था। फिर ये था अगर आई थी तो गई कहाँ, क्या किसी पुलिस वाले ने अपने घर में रखी हुई है, क्या वो स्मगल करके इंग्लैंड चली गई, या कोई इंग्लैंड के ऑफिसर उसको बाहर ले गए, बहुत से सवाल थे। तो वो जो रजिस्टर थे, हमने फिर रविचरण बरार जो एक्स आर्मी ऑफिसर है, उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट लिया। उन्होंने बोला कि हम लोग एक सेंट्रल ईयर रख लेते हैं और उससे पीछे को चलते हैं। तो हमने 1980 रख लिया, एक सेंटर सा ईयर था। तो हम उससे पीछे पीछे चलते गए कि हम उससे पीछे 47 तक जाएंगे, फिर उससे पीछे देखेंगे और देखेंगे किसी रजिस्टर में उसका मेंशन हो। तो हमें 31 तक ही जाना था, लेकिन फॉर्चुनेटली हमें 19 और अच्छा वो रजिस्टर सब पुराने थे, उनमें से कईयों को हाथ लगाओ तो वो बिल्कुल डस्ट पाउडर जैसे बने हुए थे, वहां पे बहुत एलर्जी थी उस रूम में। और बस हमें फिर ऐसे कर करके 1968 के रजिस्टर में ये वाला उसका मेंशन मिला, पिस्टल का। उसका एक जो पिस्टल है उसका एक नंबर है 168896। तो उस नंबर को लेके हम उसको ढूंढने चले हुए थे। सबसे बड़ा क्लू ये था कि ये इसमें हम उस नंबर की एंट्री ढूंढ रहे।
तो वो एंट्री से हमें मिली और उससे फिर बात आगे चली। उसके बाद मुझे प्रॉब्लम हुई, वहां से पता चला कि ये जो पिस्टल है ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को ट्रांसफर कर दी गई इंदौर में उनका सेंट्रल स्कूल है फॉर वेपन्स एंड टैक्टिक्स। तो फिर वहां से मुझे कम्युनिकेशन करना था। उन लोगों को मेरी भाषा नहीं समझ में आ रही थी, हालांकि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो मैंने उनसे भी हिंदी में बात की। जो ऑपरेटर्स थे, मोबाइल नंबर तो था नहीं किसी का, लेकिन उनको शायद मेरी पंजाबी एक्सेंट वाली हिंदी समझ में नहीं आ रही थी और उनकी बहुत ठेठ हिंदी थी जो मुझे समझने में तकलीफ हो रही थी। और उन्होंने बोला, आप कौन हो? पत्रकार यहाँ नहीं आ सकते, पत्रकार से हमारी कोई बात नहीं हो, बिकॉज वो एरिया बिल्कुल आउट ऑफ बाउंड्स है फॉर सिविलियंस एंड स्पेशली जर्नलिस्ट। तो ऐसा हुआ और फिर फॉर्चुनेटली कुछ दिनों बाद मुझे एक ऑफिसर से कांटेक्ट हुआ, किसी मेरे कश्मीर के किसी ऑफिसर से मैंने रिक्वेस्ट करके उनको पकड़ा। तो फिर वहां से वो दरवाजे खुले और फिर वहां से वो पिस्तौल मिली। वो कैसे मिली उसकी भी काफी लंबी कहानी है जो मैंने किताब में लिखी। जी सर, जैसे कि अभी आपने बताया और अपने किताब में भी जिक्र किया है कि ये जो गन थी वो अंग्रेजों के लिए बहुत अहम थी, जिसके लिए शायद उन्होंने उसे लंदन भी रिसर्च वगैरह के लिए भेजा था। तो ये अंग्रेजों के लिए इतनी खास क्यों थी? क्या वजह थी इसके? यस, मेरा कॉम्प्लीमेंट है, आपने बहुत अच्छी तरह किताब को पढ़ा है और आप बिल्कुल जो सही क्वेश्चंस हैं वो आपने लिए हैं। तो यस, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंस थी बिकॉज उसके दो कारण थे। वो चाहते थे कि ये जो केस है भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव का और जेपी सॉन्डर्स के मर्डर का जो केस है, उसको हम अपने फिलौर पुलिस एकेडमी के नए रिक्रूट्स को पढ़ाएं और उनको पढ़ाएं बिकॉज ये इंडिया का सबसे बिगेस्ट केस बन गया था, इसकी बहुत चर्चा होती। और उनको पढ़ाने के दो कारण थे, दो रीजंस थे उनके। एक तो उनका रीजन था कि ये पहला केस था जिसमें फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था। जो कारतूस मिले थे, जो बुलेट्स मिले थे क्राइम स्पॉट से, और जो भगत सिंह जी से पिस्टल रिकवर हुई थी, उन दोनों की मैचिंग के लिए। तो ये पहला केस था जिसमें इंग्लैंड से फोरेंसिक एक्सपर्ट इंडिया में बुलाए गए थे उसको मैच करने के लिए। तो जो ये पिस्टल थी .32 यूएस कोड, उस पिस्टल को मैच करने के लिए जितनी भी .32 बोर की पिस्टल्स थी, उन सबको चलाया गया और उनकी मार्किंग्स ली गई। तो वो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने इसकी मैचिंग की और ये एक पहला केस था। तो उस टाइम की ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन थी और ये नए रिक्रूट्स को पढ़ाया गया कि हमने कैसा किया। सेकंड उसका कारण था उनका ब्रिटिश का एक पुलिस ऑफिसर को मारा गया, जो कि पहले नहीं हुआ कभी भी। तो फोर्स का जो मोराल है वो बहुत गिर गया होगा, जैसा कि अभी भी होता है, किसी पुलिस ऑफिसर को साथ कुछ हो तो फोर्स का मोराल गिरता है। तो वो अपने रिक्रूट्स को ये मोराल बूस्टिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग था उनका कि अगर हमारे एक ऑफिसर को मारा जाता है तो हम 3 भारतीयों को मारेंगे फांसी देकर। तो आपकी लाइफ एक ऑफिसर की कम से कम 3 भारतीयों की जिंदगी के इक्वल है। तो ये उनका ये इरादा था, इसलिए वो इसको पिस्टल उनके लिए इम्पोर्टेंट थी और वो पिस्टल साथ साथ पूरा केस उनके लिए इम्पोर्टेंट जी। कैसे ऐसे आपकी जो इन्वेस्टिगेशन थी, तो आपको क्या क्या और कैसे कैसे आपको चीजें मिलती रही, क्लूज मिलते रहे, इसको हमें थोड़ा विस्तार से बताएंगे? 2005-06 में मैंने जब शुरू की थी इसकी रिसर्च करनी, तो उस टाइम मुझे कुछ इसका ज्यादा लीड्स नहीं मिले, लेकिन 2016 में जो में आर्टिकल्स छपे उनमें भगत सिंह के पिस्टल का नंबर मौजूद था 168896, जो मेरे पास नंबर पहले नहीं था। तो कोई भी वेपन है दुनिया में, उसके ऊपर एक नंबर इंस्क्राइब किया होता है उसका, जो उसका यूनिक कोड है, जो उसका नंबर है, वो उसी नंबर से आपके आर्म्स लाइसेंस पे जाएगा, उसी नंबर पे वो जो सरकारी एंट्री है उसकी होगी, उसी नंबर से। अगर वो प्राइवेट है किसी की भी, तो वो हर वेपन का, पिस्टल का एक यूनिक नंबर है, तो उसका वहीं से होगा। तो ऐसे भगत सिंह की पिस्टल के साथ था। तो ये सबसे बड़ा क्लू था। और फिर उसके बाद जो हमने 1868 के रजिस्टर में इसकी एंट्री थी, वो मेरा सेकंड क्लू बन गया, बिकॉज उस एंट्री में 8 वेपन्स को ट्रांसफर किया गया बीएसएफ को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को। तो उनको, और वहां पे सिर्फ नंबर है,
किसी ने नहीं लिखा हुआ कि ये भगत सिंह की पिस्टल है, सिर्फ नंबर है और 7 और वेपन्स है, उनका भी नंबर है और उनका मेक है और डेट ऑफ ट्रांसफर टू बीएसएफ है और 2 ऑफिसर्स के साइन है, एक बीएसएफ के और एक पंजाब पुलिस के ऑफिसर, और वो साइन से कुछ समझ नहीं आता कि वो किसके। तो मुझे लगा कि कहीं ये फेक एंट्री तो नहीं है, जिसका कि पूरा चांस था ये फेक एंट्री ना हो। तो उसके बाद ये क्लू हमें वहां से चला। फिर हमने ये सोचा कि इसको ये जानने की कोशिश की कि ये बीएसएफ को क्यों भेजा गया। तो जो इतिहास है वो है कि चाइना वॉर के बाद इंडिया को काफी नुकसान हुआ और हमारे देश ने सोचा कि हमें एक स्पेशलाइज्ड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स चाहिए, बिकॉज उससे पहले सिर्फ पुलिस ही बॉर्डर पे होती थी। तो 65 की पाकिस्तान लड़ाई के बाद तो ये बिल्कुल ही पक्का हो गया कि हमें चाहिए। तो फाइनली 1968 में जब ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बनाना शुरू किया गया तो काफी सभी स्टेट की पुलिस और कुछ मिलिट्री से भी उनको वहां भेजा गया उसको बनाने के लिए। तो उनको वेपन्स भी चाहिए थे, वेपन्स चाहिए होते हैं प्रैक्टिस के लिए, वेपन्स चाहिए होते हैं उनको डिस्प्ले के लिए, बिकॉज वेपन का किसी भी सोल्जर को इतिहास बताना बहुत जरूरी है। वेपन सबसे पहले कहाँ चला, कैसे था, उसकी हिस्ट्री है, इसीलिए म्यूजियम बनते हैं वेपन्स के। तो इसको म्यूजियम में डिस्प्ले करने के लिए था और ये अभी भी वर्किंग कंडीशन में है, तो हो सकता है इसको इस्तेमाल भी किया गया हो। और तो ये मेरे पास पता चला कि ये वहां गया है। फिर वहां से पता चला कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की लेटर आई थी, उनकी परमिशन से ये पिस्टल हुई है, तो उसको ढूंढना। फिर बीच में कई बार ये सवाल उठे कि जो भी मैं आगे करना चाहता हूँ, जो परमिशन चाहिए वो या तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से आएगी या बीएसएफ डायरेक्टर जनरल से आएगी या हमें परमिशन आएगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है जो कि इम्पॉसिबल मिलना। तो मैंने उसका वाया मीडिया को बाईपास ढूंढा और तो उसको ऐसे पाया। उसके बाद जब उसको हमें ये फाइनल हो गया कि यस वो बीएसएफ में इस पिस्टल की एंट्री है, तो फिर उस पिस्टल को ढूंढा जाए। लेकिन म्यूजियम में सारे वेपन्स को काला पेंट करके रखते हैं ताकि उनको जंग ना लग जाए। तो फिर ये परमिशन चाहिए थी कि उनका काला पेंट को खुरचना पड़ेगा, उसको उतारें तभी उसका नंबर दिखेगा, पेंट का कारण उसका नंबर नहीं दिख रहा। तो इसी में आईजी पंकज थे वहां पे, उन्होंने बहुत अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उन्होंने इस काम को किया और उनकी हेल्प के बिना तो ये इम्पॉसिबल था। तो ऐसे ऐसे इसमें मुश्किलात आए पर एट द एंड हमें ये पिस्टल मिल गई। ठीक सर। तो सर जैसा कि आपने अपनी किताब में भी जिक्र किया है कि जो पिस्तौल थी बाकी पिस्तौलों के साथ रखी गई थी, जबकि इसका एक बहुत बड़ा इतिहास था, तो आपको क्या लगता है ये हमारे सरकार की तरफ से कोई लापरवाही है या क्या वो कारण थे जिस वजह से ये गुमनामी में चली गई थी ये पिस्तौल? जी हाँ बिल्कुल। एक तो वैसे ही हम लोग अपने हिस्ट्री के लिए हम बहुत कैजुअल रहे हैं। हमने आप देखो बहुत सारे देश हैं जो सिर्फ अपनी हिस्ट्री अपने के बल पे, जो उनके फोर्ट्स हैं, जो उनके मॉन्यूमेंट्स हैं, सिर्फ उन्हीं का उनके टूरिज्म चल रहा है और वो पूरे कंट्री उसी बात से वो अपना रेवेन्यू चला रहे हैं। उनका देश पूरा जस्ट बिकॉज ऑफ टूरिज्म चल रहा है। पर आप देखो कितने किले हैं, कितनी इमारतें हैं, कितने मॉन्यूमेंट्स हैं जो हम लोगों ने बर्बाद कर दी है। ये धरोहर है हमारी। ऐसे ही हमारी हिस्ट्री है, जो इंडिविजुअल हिस्ट्री है उसको भी कोई ट्विस्ट कर रहा है, कोई कह रहा है पास्ट में गलत था, वो कह रहा था प्रेजेंट में गलत है। जो कांग्रेस है उसको हिस्ट्री का वो किसी और लेंस से देखती है और किसी और लेंस से दिखाती है। जो लेफ्ट पार्टीज हैं वो कुछ और से, जो बीजेपी है वो कुछ और से। तो इस सब में हिस्ट्री बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है इस चीज का। तो और सेकेंडली थोड़ा जो भगत सिंह जी के मामले में रहा है, जैसा चंद्रशेखर आजाद जी के मामले में भी है कि पहले आजादी के कम से कम मैं कहूँगा 40 साल तो कांग्रेस पार्टी की बताई हुई हिस्ट्री ही हम लोग पढ़ते रहे हैं। जो उनके हीरो थे वही सबके हीरो है। तो उनका अपने हीरोज को प्रेस करना, उनके बारे में दिन मनाने, उनका कंट्रीब्यूशन बार बार सुनाना, स्कूल की किताबों में सुनाना, वो ठीक होगा। लेकिन वो कॉस्ट किसकी कॉस्ट पे आया? वो भगत सिंह जैसे रेवोल्यूशनरी की कॉस्ट पे है, जिसको दुनिया भर में माना गया कि वो 21वीं शताब्दी के सबसे बड़े 20th सेंचुरी के सबसे बड़े नायक थे।
तो इसलिए उनका बाद में उनके बारे में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात थी। सर, जैसे कि आपने अपने एक आर्टिकल में ये बताया था कि पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि भगत सिंह से जुड़े वो और भी चीज़ों को ढूंढेंगे और निकालेंगे, ऐसे कुछ वादे किए गए थे। तो वादे पूरे हुए या अभी भी बस बातें ही हैं? पॉलिटिशियंस और राजनेताओं के वादे तो ऐसे ही होते हैं। मुझे याद है कि जब ये पिस्तौल को ढूंढा हमने, तो उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी और मुझे काफी लीडर्स ने बोला हम इसको ये करेंगे, हम इसको पंजाब में लेके आएंगे, बिकॉज ये भी था कि ये पिस्तौल पंजाब में डिस्प्ले की जाए। लेकिन उनमें से किसी ने कुछ नहीं किया। एक HC अरोड़ा है, लॉयर हैं, यहाँ के बहुत सीनियर लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, उन्होंने एक PIL डाली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, जिसके बाद ये पिस्तौल इंदौर से हुसैनी वाला शिफ्ट हुआ। तो हुसैनी वाला पंजाब में फिरोजपुर जिले में बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के साथ BSF का कैंट है, जहां पे वाघा जैसी एक फ्लैग सेरेमनी होती है। तो वहीं पे इस पिस्टल को डिस्प्ले किया गया वहां के म्यूजियम में, और कोई भी उसको 9 बजे से लेकर शाम के 6-7 बजे तक उसको देख सकता है। तो पॉलिटिशियंस ने बहुत प्रॉमिस किए हैं, उनका बहुत कुछ खोया हुआ है। भगत सिंह जी के अपने एक ऑटोबायोग्राफी वो लिख रहे थे, उसके कुछ दस्तावेज थे जो कि उन्होंने किसी विजिटर को दिए थे, जो कि अभी तक नहीं मिले, वो गायब है। बहुत सारी और उनके साथ की चीजें हैं जो गायब हैं। कुछ की मैं कोशिश कर रहा हूँ ढूंढने की, और अगर मुझे मिली तो मैं उनको डेफिनेटली पब्लिक करूंगा, लेकिन काफी समा बीत गया और काफी उम्मीद कम है। तो सर, हमारे देश के युवाओं को शहीद भगत सिंह जी से क्या सीख लेनी चाहिए? आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, हमारे देश के युवा साथियों को? जी, भगत सिंह जी ने सबसे बड़ी बात जो की थी कि उन्होंने सोशलिज्म को किया था, सबके लिए एक बराबरी, इक्वालिटी की अपॉर्चुनिटी। उन्होंने जात पात से ऊपर उठने को बोला था, धर्म की राजनीति से ऊपर उठने को बोला था। उन्होंने ये बोला था कि हमें सिस्टम को चेंज करना है। हमें, अगर आज हमारा जो शासक है वो गोरा है, तो कल को वो ब्राउन इंडियन कलर हो जाएगा, काला आ जाएगा। इंसान को फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सिस्टम को बदलना पड़ेगा। उन्होंने यूथ को बहुत रिस्पॉन्सिबल होने के लिए कहा था। जैसे उनकी अपनी लाइफ है कि उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ वो डकैती और लूटपाट के इंसिडेंट्स में गए थे, लेकिन उनके एक इंसिडेंट में एक लठैत जो कि भारतीय था, उसकी डेथ हो गई, उसको मार दिया गया। तो ये बमरौली में हुआ, पीलीभीत में। तो उसके बाद भगत सिंह ने बोल दिया कि मैं आगे से किसी भी डकैती में नहीं जाऊं। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी चंद्रशेखर आजाद को सामने जाके बोलना। भगत सिंह जी उस टाइम वो 24 साल के थे, सॉरी वो 19 साल के थे उस टाइम। तो 2024 की बात थी। तो इसलिए उनकी जो लाइफ की एग्जाम्पल है वो ही सबसे बड़ी हमारे यूथ के लिए। और सबसे बड़ा है कि वो कितना उनको पढ़ने लिखने का शौक था। वो जेल में कोई 2-2.5-2 साल के करीब वो जेल में रहे हैं, और 2 साल से कम पीरियड जेल में रहे हैं, और उसमें उन्होंने 350 के ऊपर बुक्स पढ़ी और बुक्स के बारे में पढ़ा है, उनके बारे में उन्होंने नोट्स लिखे हैं। और वो हिंदी में भी लिखते थे, पंजाबी में भी और इंग्लिश में भी लिखते थे। तो इतना पढ़ने के बाद ही उनकी आइडियोलॉजी आती थी। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी एक अपनी तरह की अहिंसा थी कि मैं इस पिस्टल को मैंने एज अ रेवोल्यूशनरी यूज किया है, एज अ टेररिस्ट और एज अ डाकू नहीं किया है। तो ये उनका फर्क है जो आज के यूथ को देखना। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया हमें और हमारे पाठकों को। आपने अपनी किताब जो आपने लिखी उसके बारे में, आपकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में, आपके अनुभव को हमारे साथ साझा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू, आपने मुझे इतना समय दिया, वेरी नाइस ऑफ यू। और स्पेशल थैंक्स प्रभात प्रकाशन के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।